चलिए बेटा, आज हम करेंगे हमारी नई रचना बाल गोविंद भक्त। लेकिन बाल गोविंद भक्त आरंभ करने से पहले बेटा हमें जो हमारे लेखक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो हमारे लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 यानी जिसे आप कहेंगे हिंदी रूपांतरण करती हूँ तो 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। इनके बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो जिंदगी के आरंभ के साल होते हैं वो अभावों मतलब कमियों, अभाव होता है कमियां, और कठिनाइयों मतलब मुश्किलों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। क्या कहना चाहते हैं, 10वीं की जब इन्होंने पास की शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी 10वीं कक्षा पास करने के पश्चात 1920 में आपको पता है कि गांधी जी उस समय आज़ादी के प्रयास कर रहे थे। तो इनकी आज़ादी के प्रयास में एक 1920 में आंदोलन चलाया गया था जो आज़ादी के लिए था, उसमें ये जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। आपको मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने नाम पढ़ा है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका मूल नाम राम वृक्ष था, लेकिन बेनीपुरी जगह पर जन्म लेने के कारण बिहार के बेनीपुरी में जन्म हुआ तो नाम के साथ उस गांव का नाम भी जुड़ जाता है। बिहार में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति नाम होता है जिस बच्चे का, उसके साथ उसका गांव का नाम भी जुड़ता है। तो यहाँ इनका राम वृक्ष बेनीपुरी जुड़ा है। तो इन्होंने कहा कि 15 साल की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, यानी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। बेहद प्रतिभाशाली मतलब बहुत अधिक इनमें प्रतिभा थी, ज्ञान था। उन्होंने अनेक दैनिक माने दिन में छपने वाले, साप्ताहिक जो सप्ताह में एक बार छपते हैं, मासिक जो महीने में एक बार छपते हैं, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादन मतलब एडिटर बन गए, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। जिसमें से हमने बताया आपको कि जिन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया उनमें से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, योगी, जनता आदि है। जैसे आपके प्रेमचंद जी आप पढ़ते हैं, प्रेमचंद जी हंस नामक पत्रिका का संपादन किया था प्रेमचंद जी ने। जितने भी हमारे मोस्टली लेखक हैं वो किसी ना किसी पत्रिका से जुड़े ही होते हैं। जैसे प्रेमचंद जी हंस से जुड़े, ऐसे ही हमारे राम वृक्ष जी किसान मित्र, योगी, जनता, जनवादी आदि पत्र पत्रिकाओं से जुड़े। गद्य की विविध विधाओं में अनेक लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। इन्होंने क्या किया, गद्य की जो विभिन्न विधाएं होती हैं, संस्मरण होते हैं, आलोचना होती है, ठीक है, कहानी होती है, उपन्यास होता है, कविता होती है, संस्मरण होते हैं, इन सब पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। क्लियर। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। 8 खंडों में बांटा गया है इनकी रचनाओं को। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ बेटा, 8 खंडों में प्रकाशित है इनकी रचना। यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, उपन्यास, चिता के फूल, कहानी, अम्बपाली, नाटक, माटी की मूर्ति, रेखा चित्र। आप कहेंगे ये रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र होता है बेटा स्केच, यानी उनकी जिस भी रचनाकार की किसी भी व्यक्ति का वर्णन करने जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का, तो उसकी मेन बातों को चित्र के द्वारा प्रस्तुत कर देना, यानी मेन बातों को लिखना। अगर मैं यहाँ पर कोई भी बोर्ड पर, श्याम पट्ट पे यहाँ हरा बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है, मैं उस पर आउटलाइन बना देती हूँ किसी भी एनिमल के और कलर नहीं करती, तो आप कहेंगे मैम ये एनिमल ये है, ठीक है, कलरिंग की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे ही जब लेखक किसी भी व्यक्ति का मेन बातों को लिख कर देता है, वर्णन करता है, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। आगे देखिएगा, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति यात्रा पर जाता है किसी भी जगह की, और उस यात्रा का वर्णन, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उस यात्रा में क्या क्या सुविधाएं आई,
ठीक है, वहाँ का भोजन कैसा है, वहाँ की वेशभूषा कैसी है, उसका वर्णन करता है, तो वो यात्रा वृत्तांत है, यानी यात्रा का वर्णन करना। आगे देखिए, जंजीरें और दीवारें संस्मरण। संस्मरण मतलब क्या होता है, किसी को याद करके उसकी बात को लिखना। संस्मरण मतलब किसी की बात को याद करके उसका वर्णन कर डालना संस्मरण कहलाता है। इन रचनाओं में संविधानता की चेतना, ठीक है, स्वाधीनता की चेतना मतलब लोगों में आज़ादी की भावना भरने का प्रयास किया है। मनुष्यता की चिंता, यानी मनुष्य का उनको टेंशन है कि मनुष्य अच्छी प्रकार से जीवन यापन कर सके। और इतिहास की युग अनुरूप व्याख्या है, यानी इतिहास में क्या क्या हुआ है उसका वर्णन किया गया है। विशेष शैलीकार होने के कारण इन्हें मेन बात जो है, इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। जैसे जादूगर मैजिशियन अपने मैजिक करता है, अनेक मैजिक करके दिखाता है, उसी प्रकार से ये अपनी कलम से अनेक जादू से भरी रचनाएं लिख देते हैं। यानी कि मैजिक नहीं होता, जादू मतलब बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखते हैं। इसी कारण इन्हें उपनाम दिया गया है कलम का जादूगर। जैसे आपके केदारनाथ पांडे, जिसे हम राहुल संकृत्यायन कहा जाता है, उसे यायावरी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है, जो इन्हें उपाधि दी गई है वो है कलम का जादूगर। क्लियर। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, विलक्षण जिसके लक्षणों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, ऐसे चरित्र का उद्घाटन मतलब वर्णन किया है। आप अपनी पेन से ले सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी कि बाल गोविंद भक्त जिसका रेखा चित्र मतलब जिनकी मेन बातों का वर्णन किया गया है, उनका वर्णन में बताया गया है कि वो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना के प्रतीक है, यानी समूह में चेतना का भाव लाना चाहते हैं। कौन सी चेतना, आगे देखेंगे कि ईश्वर, कबीर दास ही सब कुछ है। वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता, यानी कि आप किसी की वेशभूषा देखें या जो क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है, यानी कि अपने चेहरे पर, शरीर पर भस्म लगा लेना, तिलक लगा लेना, सारा दिन क्या करना, भोजन ना करना, सिर्फ पानी ग्रहण करना, ये जो अनुष्ठान किए जाते हैं, तप किए जाते हैं, तपस्या की जाते हैं, इनसे कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यास तब मान जाता है जब जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, यानी मानव का मानव से संबंध। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। बाल गोविंद भक्त को इसी आधार पर लेखक को क्या लग रहे हैं, सन्यासी। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन के सजीव झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो आपका इस कहानी का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत करना। बाल गोविंद भक्त रामवृक्ष बेनीपरी जी द्वारा रचित रचना। एक पात्र बाल गोविंद भक्त जो कैसे हैं, जिनका शारीरिक बनावट कैसी है, जिनकी वेशभूषा कैसी है और क्या किस देवता की पूजा करते हैं और किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, जिसे लेखक ने इस प्रकार वर्णित किया है। बाल गोविंद भक्त मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंजोले मतलब होते हैं मीडियम कद, जिसको आप 5 फीट 5 इंचेस ले सकते हैं। ठीक है, इस कद के आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। ठीक है, कितनी साल के ऊपर, 60 साल, 60 जिसे कहते हैं। बाल पक गए थे, यानी कि बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं दिखते थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी कि उनकी लंबी दाढ़ी या लंबी दाढ़ी नहीं थी, ना ही उनकी जटाएं थी, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। लेकिन उनका चेहरा जो सफ़ेद बाल थे दाढ़ी के, उनके कारण उनके चेहरे पर रिफ्लेक्शन होती थी। अगर आप लोग कोई भी येलो या पिंक कलर का सूट या कोई भी शर्ट पहने थे तो उसकी रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर जाती है, उसी प्रकार से इनकी वाइट जो बाल थे उसकी रिफ्लेक्शन उनके चेहरे पर पड़ती थी। इसी कारण उनका चेहरा क्या जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कपड़ों में एक कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। कमर में एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथी एक उनकी कान तक फाड़ने वाली यानी कान तक की टोपी पहनते थे। आपको पता होगा मुस्लिम लोगों की गोल टोपी होती है और कबीर लोगों की आगे की तरफ चोंच बनी हुई एक टोपी होती है, उसको पहनते थे। जब जाड़ा आता यानी कि जब सर्दी आती, एक काली कमली ऊपर से ओढ़ रहते। काली कमली मतलब काले रंग का कंबल ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से, ठीक है, से ही
औरतों के टीके की तरह शुरू होता। क्या कहना चाहते हैं? मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन। चंदन की टाइप अलग अलग होती है, हमें नाम नहीं पता। हम अगर किसी भी गोरखपुर प्रेस वाले, गीता प्रेस वाले के पास जाएं तो हमें चंदन के अलग अलग टाइप दिखाएंगे वो। तो यहाँ पर रामानंदी चंदा लगाते थे, जो नाक के एक छोर से, यानी जहाँ पर लेडीज बिंदी लगाती हैं वहाँ से आरंभ होकर ऊपर तक जाता था। ठीक है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पे बांधे रहते। गले में उनकी तुलसी की जड़ों की जो तुलसी माला कही जाती है, बेडोल माने बेढंगी सी माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना चाहिए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, नहीं, बिल्कुल नहीं थे, ग्रस्त थे वो, यानी गृहस्थी थी, शादीशुदा थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतू को तो मैंने देखा था। उनके किसको देखा था? बेटे को और बेटे की बहू को। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। खेती बाड़ी यानी कि जमीन थी उनकी और एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भक्त साधु थे, साधु की सबसे परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे, लेकिन बाल गोविंद भक्त साधु थे और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। साधु जो भी परिभाषा दी जाए कि वेशभूषा में साधारण रहते हैं, खान पान में साधारण रहते हैं, उन सब में वे सच बोलते हैं, सब खरे उतरते थे उनमें। कबीर को साह मानते थे, कबीर को अपना परमात्मा मालिक मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कबीर दास के गीतों को गाते थे, जैसे हम कबीर दास के दोहों को गाते हैं, ठीक है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिनको बिंदियो बताए। तो हम ऐसे गाते हैं, तो दोहों को गाते हैं, लेकिन वो गीतों को गाते थे और उनके आदेशों पर चलते, जो आदेश जो उन्होंने दिए हुए थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और खरा व्यवहार मतलब, खरा व्यवहार होता है बिल्कुल प्रॉपर किसी के साथ व्यवहार करना। अगर किसी का कुछ देना है तो पूरा देना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना।